जादू, भूत, ऑकल्ट, तंत्र। शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो इन शब्दों में दिलचस्पी ना लेता हो, चाहे आप इन्हें माने या ना माने। मगर इस तरह की बातें करने और सुनने में सबको बड़ा मजा आता है। और कुछ लोग तो एक बार शुरू हो गए तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। मगर अक्सर लोग मजे मजे में एक बात भूल जाते हैं कि जिन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, ना तो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करनी चाहिए और ना ही उसके पास जाने की कोशिश। सुधा को भी तंत्र मंत्र, जादू टोने की बातें करने में बड़ा मजा आता था। वो अपने खाली समय में इसी तरह की किताबें पढ़ती रहती थी। उसे उन चीजों में इतनी दिलचस्पी थी कि वह फिल्में भी डरावनी ही देखती थी। अगर कभी वो अपने दोस्तों के साथ कोई एक्शन या कॉमेडी फिल्म देखने चली भी जाती तो बस टाइम पास ही करती रहती थी। उसके दोस्त उसकी इस आदत से चिढ़ते भी थे। कई तो उसे भूत एक्सपर्ट भी बुलाते थे, क्योंकि इतनी किताबें पढ़ पढ़ कर उसने भूत, प्रेत और काले जादू की बहुत सारी जानकारी इकट्ठा जो कर ली थी। कई बार ऐसा होता कि सुधा की जान पहचान का कोई या फिर उसका कोई दोस्त अपने साथ हुए डरावने हादसे की बात छेड़ता तो वो सब कुछ ध्यान से सुनकर ये भी बता देती थी कि वो सच बोल रहा है या नहीं। हालांकि सुधा की माँ को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अक्सर उसे इन सब से दूर रहने की सलाह देती थी। उन्होंने कई बार सुधा को इस तरह की किताबें पढ़ने के लिए डांटा भी था, मगर वो सुनती कहाँ थी। अगर उसे दिन में मौका नहीं मिलता तो वो रात में बिस्तर में दुबक कर भूत प्रेतों की कहानियां पढ़ा करती थी। एक शाम सुधा कॉलेज से पैदल ही घर वापस आ रही थी। उसके दोस्तों ने उसे उसके घर के पास ही ड्रॉप कर दिया था। हमेशा की तरह ख्यालों में खोई सुधा गलियों से आती हुई ये सोच रही थी कि आज घर जाकर उसे वो काले जादू वाली कहानी खत्म करनी है। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसे अपने घर के एकदम पास वाले चौराहे पर कुछ रखा हुआ दिखा। उसने ध्यान से देखा तो एक टोकरी में 6-7 अंडे रखे हुए थे। उन अंडों पर कुछ लाल लाल सा भी लगा दिखाई पड़ रहा था। सुधा एकदम चौकन्नी हो गई। उस टोकरी को देखने से ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो वहां गिर गई हो। लगता था किसी ने बड़ी सावधानी से उसे वहां रखा था। पर सुधा ने अब तक जादू टोने की जितनी भी कहानियां पढ़ी थी, उसमें कहीं भी अंडों का जिक्र तो नहीं था। अजीब बात थी कि आसपास बहुत से आवारा कुत्ते घूम रहे थे, मगर उन अंडों पर कोई भी मुंह नहीं मार रहा था। सुधा को सब समझ आ गया था। वो चुपचाप चौराहे के बगल से गुजर रही थी कि उसके किसी दोस्त ने उसे पीछे से आवाज दी, सुधा, अरे सुधा, सुनो तो। सुधा अपना नाम सुनकर चौंक गई। वो तुरंत पीछे पलटी, मगर पीछे तो कोई नहीं था। वो पूरी गली खाली पड़ी थी। यहां तक कि जो कुत्ते अभी तक आसपास घूम रहे थे वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उस गली में एक अजीब सा सूनापन छा गया था। सुधा कुछ पल इधर उधर देखती रही, पर उसे कोई नहीं दिखा। सुधा से अब वो खालीपन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो तेजी से अपने घर की तरफ चल पड़ी, मगर चलते वक्त उसे अपने कदमों की आवाज के साथ साथ एक आवाज और आ रही थी। लगता था जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। शाम ढल रही थी, इसीलिए उस आवाज को अनसुना करके सुधा तेजी से चलती रही। उसे पसीने आ रहे थे, मगर डर की वजह से वो लगभग भागते हुए अपने घर के मेन गेट तक पहुंच गई। गेट पर पहुंचते ही सुधा ने एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखा और वो अंदर चली गई। सुधा पूरी पसीने से भीग गई थी।
उसकी माँ ने पूछा तो उसने कह दिया कि उसे एक असाइनमेंट पूरा करना है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी घर आ रही थी। आज सुधा की हालत ठीक नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसके साथ वही सब होने वाला है जो वो किताबों में पढ़ती है। सुधा अपने मन से ये सब नहीं निकाल पा रही थी। वो टोकरी बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। सुधा फ्रेश होकर तुरंत अपने कंप्यूटर पर बैठ गई और गूगल पर टाइप किया, चौराहे पर रखा हुआ टोटका। एंटर दबाते ही उसके सामने कई सारे वेब पेजेस आ गए, जिसमें काले जादू और तंत्र मंत्र से जुड़ी जानकारी दी हुई थी। सुधा एक एक वेब पेज खोलकर देख रही थी कि उस चौराहे पर रखे हुए उन अंडों के बारे में क्या मिल सकता है। उसने जितनी भी वेबसाइट्स देखी, किसी में भी उस तरह के प्रयोग के बारे में नहीं लिखा था। हाँ, अंडों का इस्तेमाल कई जगह हो सकता था, पर इस तरह नहीं। सुधा बड़ी देर से कंप्यूटर पर काम कर रही थी, पर अभी तक उसे कुछ ठोस नहीं मिला था। वो परेशान होकर बिस्तर पर लेट गई, पर उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उसने अपनी कहानियों की किताब उठाई और पढ़ने लगी। उस किताब में एक कहानी ऐसी भी थी जिसमें काले जादू का जिक्र था। उस कहानी में एक जादू टोना करने वाली औरत ने किसी पर काला जादू किया था और उसने एक बहुत ही भयानक प्रेत को किसी का नुकसान करने के लिए भेजा था। क्योंकि वो प्रेत कोई मामूली आत्मा नहीं थी, उससे कुछ भी काम करवाने के लिए उसे एक जीवन का दान करना पड़ता था। या तो उसे किसी जानवर की बलि दी जाए, या फिर उससे मिलता जुलता कुछ ऐसा जो कि एक जीवन को दर्शाता हो। उस कहानी में तांत्रिका ने उसे कई सारे अंडे चढ़ाए थे, क्योंकि वो भी जीवन का ही प्रतीक होते हैं। सुधा उस कहानी को पढ़कर चौंक गई। यानी उसने आज जो चौराहे पर देखा था वो कोई मामूली जादू टोना नहीं था। सुधा ये सब सोच सोच कर बहुत डर गई थी। उसके साथ रास्ते पर कौन चल रहा था? कहीं कोई उसके साथ ही तो नहीं हो लिया। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने कमरे में एक आवाज सुनाई दी। पहले तो सुधा को लगा कि उसकी अलमारी में कोई चूहा घुस आया है। उसने तुरंत लाइट जलाई और अलमारी खोलकर देखा, पर वहां कोई चूहा नहीं था। वो दोबारा किताब लेकर बिस्तर पर लेट गई। उसे लेटे हुए अभी 1-2 मिनट ही हुए थे और वो आवाज फिर से आने लगी। इस बार वो आवाज तेज थी। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज उसके बहुत पास से आ रही थी। और अगली बार वो आवाज उसके सर के ठीक पीछे से आई। वो आवाज किसी चूहे या कीड़े की नहीं, बल्कि किसी के दांतों की थी। कोई सुधा को एहसास कराना चाह रहा था कि वो जब चाहे उसके साथ कुछ भी कर सकता है। सुधा जैसे अपनी ही जगह पर जम गई। उसे काटो तो खून नहीं। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। सुधा अपने कमरे की लाइट जलाना चाहती थी, मगर उसकी हिम्मत ऐसा करने की नहीं थी। उस कमरे में वो कट कट की आवाज पूरी रात आती रही और सुधा किसी मूर्ति की तरह रात भर अपने बिस्तर पर वैसे ही बैठी रही। सूरज की पहली किरण अपनी खिड़की पर पड़ते ही वो तेजी से अपने बिस्तर से भागते हुए बाहर हॉल में आ गई। उसने वहां की सारी लाइट्स जला दी और इधर उधर देखने लगी। वो दांतों की आवाज भी अब आना बंद हो गई थी। सुधा सोफे पर बैठकर रोने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो कुछ उसे किताबों में पढ़ने में मजेदार लगता था, वो असल जिंदगी में कितना डरावना होता है। वो किसी से मदद मांगना तो चाहती थी,
पर उसकी मदद करेगा कौन? उसके दोस्त तो उसका मजाक ही उड़ाएंगे, और उसकी माँ को पता चला तो वो उसे बहुत डांटेंगी। सुधा खुद को समझाने लगी कि हो सकता है ऐसा दोबारा ना हो। हर कोई जिसके साथ कुछ पैरानॉर्मल हो, जरूरी तो नहीं कि कोई भूत ही उसके पीछे पड़ा हो। आखिर उसने तो ऐसा कुछ किया नहीं, फिर कोई उसे परेशान क्यों करेगा? वो तो चौराहे के बीच से भी नहीं निकली थी। ये सब सोचते हुए सुधा को सोफे पर ही नींद आ गई। जब वो सोकर उठी तो दोपहर के 12 बज रहे थे। उसकी माँ पास ही खड़ी उसे देख रही थी। उन्होंने सुधा से पूछा कि वो अपने कमरे में क्यों नहीं है, और आज वो कॉलेज भी नहीं गई। कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं? सुधा ने कह दिया कि उसे रात में भूख लगी थी, तो वो फ्रिज से कुछ खाने आई थी और फिर वो यहीं सोफे पर सो गई। सुधा ने बहाना तो बना दिया था, पर उसका उतरा हुआ चेहरा साफ बता रहा था कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। वो ऐसा सोई कि उसकी नींद सीधा शाम 5 बजे टूटी। वो उठकर अपने कमरे से बाहर आई तो उसके कॉलेज के दोस्त बाहर हॉल में उसके मम्मी पापा के साथ बैठे हुए थे। सुधा भी वहीं आकर बैठ गई, मगर जाने क्यों सब उसे घूर रहे थे। सुधा ने पूछा कि क्या बात है, तो उसकी माँ ने उसे जाकर शीशे में अपना चेहरा देखने को कहा। सुधा भागकर अपने कमरे में गई और उसने जब शीशे में खुद को देखा तो वो चौंक गई। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। सुधा की उम्र केवल 22 साल थी, मगर चेहरे से तो वो कम से कम 30-35 साल की लग रही थी। सुधा खुद को देखकर हैरान थी कि एक दिन में ही उसे ये क्या हो गया। वो बाहर आई तो उसकी मम्मी ने उसे तुरंत तैयार होने को कहा। वो लोग डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि सुधा को शायद जॉन्डिस हुआ है और उसे खून की भी कमी है। उन्होंने उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होने को कहा, क्योंकि उसकी हालत कभी भी बिगड़ सकती थी। सुधा को उसके मम्मी पापा डॉक्टर के यहाँ से सीधा हॉस्पिटल ले गए। सुधा भी असमंजस में थी कि एक ही दिन में ये उसे क्या हो गया है, और अब और क्या क्या होगा। कहीं वो मर तो नहीं जाएगी। हॉस्पिटल में उसे ड्रिप लगी हुई थी। सुधा के दोस्तों को भी समझ नहीं आ रहा था कि एक ही दिन में कोई इतना बीमार कैसे पड़ सकता है, मगर उसका एक दोस्त यश, जो उसे थोड़ा पसंद भी करता था, कुछ ज्यादा ही परेशान था। उसके मन में कहीं एक बात थी कि सुधा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ कोई बीमारी तो नहीं हो सकती। ऐसा कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है। उसे शक था कि सुधा ये जो हर समय काले जादू और भूत प्रेतों के बारे में पढ़ती रहती है, कहीं ना कहीं इन सब का कोई तो लेना देना है। वो सुधा से मिलने पहुंचा तो उसने उससे पूछताछ शुरू कर दी। वो जानना चाहता था कि सुधा के साथ पिछले 2 दिन में क्या क्या हुआ था, मगर सुधा इतनी कमजोर थी कि उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। यश उदास होकर वहां से वापस आ गया। अब तक सुधा को हॉस्पिटल में 24 घंटे हो चुके थे और उसकी हालत में कुछ ज्यादा सुधार नहीं हुआ था। यश से सुधा की यह हालत देखी भी नहीं जा रही थी। वो अपने घर पर बैठा बैठा खुद को कोस रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल बेबस था, मगर उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। उसने अपनी बाइक उठाई और सीधा सुधा के घर पहुंच गया। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। उसे देखकर सुधा के घर वाले चौंक गए। यश ने उनसे पूछा, आंटी, आपको क्या लगता है कि सुधा ऐसे कैसे बीमार पड़ गई? एक दिन पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक जब वो कॉलेज से घर वापस आई थी तो क्या उसने आपको कुछ बताया था? अगर आप मेरी बात माने तो घर में पूजा वगैरह करवाइए। सुधा के साथ कुछ तो गड़बड़ है। ये सुनते ही सुधा के पापा जैसे भड़क ही गए। उन्होंने यश को डांटते हुए कहा कि तुम भी सुधा की तरह इन सब बातों में मानने लगे, मगर यश कहाँ सुनने वाला था।
वो उनको समझाने की कोशिश करने लगा। अंकल, आप एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। मैं आपसे थोड़ी कह रहा हूं कि आप भी इन सब में मानने लगें, मगर घर में हवन करवाने में हर्ज ही क्या है? अगर कोई ग्रह दोष हुआ तो ठीक ही हो जाएगा ना। ये सुनकर सुधा के पापा थोड़ा शांत हुए और उन्होंने यश को भरोसा दिलाया कि वो कल ही पंडित जी से बात करेंगे। मगर यश तो जल्दी में था। वो बोल पड़ा, अंकल, आप इस सब की टेंशन मत लीजिए। मैं कल सुबह ही पंडित जी को लेकर यहाँ आ जाऊंगा। सुधा के यहां से यश सीधा अपने घर के पास वाले पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंचा, जहां वो हर मंगलवार जाता था। मंदिर लगभग बंद हो चुका था और पंडित जी ताला लगाकर बस बाहर आ रहे थे। यश ने उन्हें वहीं पकड़ लिया। उसने सारी बात पंडित जी को बताई और कहा कि उन्हें सुबह उसके साथ चलना ही पड़ेगा। पंडित जी मंदिर छोड़कर सुबह सुबह उसके साथ जाना तो नहीं चाहते थे, मगर यश तो उनके पीछे ही पड़ गया था। उन्होंने यश से सुबह 7 बजे उन्हें ले जाने के लिए कह दिया। पंडित जी को लगा था कि यश नहीं आएगा, मगर यश ठीक 6:30 बजे मंदिर पहुंच गया। पंडित जी समझ गए कि बात कुछ गंभीर लगती है। वो मंदिर एक सेवक के भरोसे छोड़कर यश के साथ हो लिए। यश हमेशा की तरह जल्दी में था और बाइक बहुत तेज चला रहा था। 10 मिनट में ही वो दोनों सुधा के घर पहुंच गए। मेन गेट से अंदर पहला कदम रखते ही पंडित जी एकदम से रुक गए। यश तो अंदर की तरफ बढ़ चुका था। उसने पलट कर कहा, आइए पंडित जी, आप रुक क्यों गए? पंडित जी ने अपने कुर्ते की जेब में रखी तुलसी की माला को कसकर पकड़ रखा था और वो कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। करीब 30 सेकंड वो वहीं खड़े रहे और यश उन्हें वैसे ही देखता रहा। उसके बाद वो बिना कुछ कहे अंदर की तरफ बढ़े। यश भी कुछ नहीं बोला। उसने दरवाजे पर नॉक किया। सुधा के पापा ने दरवाजा खोला तो वो हैरान थे कि यश इतनी सुबह सुबह कैसे आ गया। खैर, पंडित जी साथ थे तो उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। उन्होंने पंडित जी को प्रणाम किया और अंदर बुलाया। वो सोच रहे थे कि हवन की कोई तैयारी तो उन्होंने की नहीं और यश भी खाली हाथ ही आया था, तो फिर हवन होगा कैसे। उन्होंने आवाज लगाकर सुधा की माँ से सबके लिए चाय लाने को कह दिया। अभी तक पंडित जी चुप थे, पर अब वो बोले, चाय क्या, इस घर का पानी भी हम नहीं पी सकते। यश, तुम भी मत पीना। सुधा के पापा उनसे उलझने ही वाले थे कि यश ने उनका मन भांप लिया। वो तुरंत बोला कि ये चौक के पास वाले पंचमुखी हनुमान मंदिर वाले पंडित जी हैं। ये सुनते ही सुधा के पापा शांत हो गए। पंडित जी ने कहा, मैं समझता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, पर मैं जो कह रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके घर पर किसी ने काला जादू किया है और शायद इसका सीधा असर आपकी बेटी पर हुआ है। या तो किसी ने ऐसा आपसे जाती दुश्मनी की वजह से किया है, या फिर अनजाने में आप में से किसी से कोई गलती हुई है, मगर ऐसा हुआ है। सुधा के मम्मी पापा ने उन्हें बताया कि हम सबको तो ना ही कुछ महसूस हुआ और ना ही हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ जो कि रूटीन से अलग हो। हालांकि सुधा परसों जब कॉलेज से आई थी तो थोड़ी परेशान दिख रही थी और सुबह भी हमने उसे बाहर सोफे पर लेटा हुआ पाया था। वो ऐसा कभी नहीं करती और फिर अचानक ही उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। पंडित जी कुछ देर सोचते रहे और उन्होंने उन लोगों से सुधा का कमरा देखने के लिए कहा। उन्होंने बाकी सबसे बाहर ही खड़े रहने को कह दिया और वो अकेले अंदर गए। वो जैसे कमरे में कुछ ढूंढ रहे थे। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उन्होंने सुधा के बिस्तर के नीचे देखना शुरू किया और उन्हें कुछ मिला। वो था एक बालों का गुच्छा। वो बाहर आए और उन्होंने वो बाल सबको दिखाए। देखने से वो बाल इंसान के तो नहीं लग रहे थे। उन्होंने सबसे पूछा कि घर में कोई पालतू जानवर है क्या, मगर ऐसा नहीं था। वो बाल इतने सारे थे कि यूं ही वहां नहीं आ सकते थे।
पंडित जी कुछ सोचते हुए बोले, क्या आप हमें सुधा से मिलवा सकते हैं? सुधा के पापा ने भी बिना देर करते हुए कार निकाली और सब लोग हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो सुधा के वार्ड में एक दो डॉक्टर कुछ बात कर रहे थे। उन्होंने सबसे कहा कि सुधा की हालत बिगड़ती ही जा रही है। उन्होंने हर तरह के टेस्ट कर लिए थे मगर उसकी बीमारी का कारण अभी तक पता नहीं चला था। पंडित जी ने सुधा को एक नजर देखा तो वो भी अवाक रह गए। एक ही दिन में किसी की ऐसी हालत हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। पंडित जी यश को एक तरफ ले जाकर बोले, देखो यश, हमसे अपनी तरफ से जो हो सकेगा हम करेंगे, मगर तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी। आज रात 12 से 1 के बीच पुराने घाट पर आ जाना, हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। यश भी उनकी बात मानकर रात में घाट पर पहुंच गया। जिस घाट पर दिन में इतनी चहल पहल रहती है, वहां रात में जाने में अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती। यश वहां बिल्कुल अकेला खड़ा था। वहां के सन्नाटे में बस नदी के पानी की आवाज थी जो उसका साथ दे रही थी। तभी उसे किसी के चलने की आवाज आई। उसने इधर उधर देखा तो स्ट्रीट लाइट में दूर से पंडित जी पैदल आते दिखाई दिए। यश ने जरा राहत की सांस ली। उसके मन में कई सवाल थे, मगर पंडित जी शायद बात करना ही नहीं चाहते थे। पास आने पर उन्होंने यश को आगे चलने का इशारा किया। आगे बढ़ते हुए दोनों घाट के बिल्कुल किनारे पर आ गए थे। पंडित जी ने यश को बैठने का इशारा किया। उन्होंने वहां जमीन पर सिंदूर से कुछ निशान बनाना शुरू कर दिया। वो देखने में किसी यंत्र जैसा लग रहा था। उन्होंने यश को वहीं बैठे रहने का इशारा किया और चारों ओर एक बड़ा सा घेरा बना दिया। उसके बाद वो भी उस घेरे में आकर बैठ गए। यश बड़ी हैरानी से उन्हें ऐसा करते हुए देख रहा था। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और उन्होंने एक तुलसी की माला जपना शुरू कर दिया था। हर एक माला पूरी होने के बाद वो उस यंत्र के बीच में 2-4 फूल और एक फल रख देते थे। यश भी चुपचाप बैठा बस सोच रहा था कि देखने में तो ये किसी तांत्रिक जैसे नहीं लगते, फिर इन्हें यह सब कैसे आता है। उधर पंडित जी बस बैठे बैठे मंत्र पढ़ते जा रहे थे। उन्हें ऐसा करते हुए करीब आधा घंटा हो चुका था और यश अब तक परेशान हो गया था। वो उन्हें टोक कर पूछना चाहता था कि आखिर उसे यहाँ कितनी देर बैठना पड़ेगा, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो ये सोच ही रहा था कि पंडित जी ने आंखें खोल दी और अपनी माला एक तरफ रख दी। उन्होंने वो सारे फल उठाए और नदी में फेंक दिए। उनके ऐसा करते ही वहां का माहौल एकदम से बदल गया। अभी तक बह रही मध्यम मध्यम हवा अब तेज हो गई थी और हर गुजरते पल के साथ हवा और भी तेज होती जा रही थी। यश इधर उधर देखने लगा क्योंकि ऐसा लगता था कि वो हवा एक बहुत छोटे से दायरे में ही चल रही थी, क्योंकि कुछ दूर खड़े पेड़ों का तो एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। तभी पंडित जी कुछ बोलने लगे। यश उन्हें घूर रहा था क्योंकि वो यश से तो बात नहीं कर रहे थे, तो फिर वो हवा में किससे बात कर रहे थे। अचानक उन्होंने बात करना बंद कर दिया और यश को चलने का इशारा किया। उनके ऐसा करते ही हवा जैसे बिल्कुल शांत हो गई। यश के मन में अब तक बहुत सारे सवाल आ गए थे, पर वो अभी भी कुछ नहीं बोला। मगर अब की बार पंडित जी खुद ही बोल पड़े। यश, हमें तुरंत वहां चलना होगा। यश ने पूछा, कहां? इस वक्त और कहां चलना होगा? पंडित जी ने जवाब दिया, उसके पास जिसने सुधा के साथ ये सब किया है। यश हैरानी से उन्हें देख रहा था। उसने हाँ में सर हिलाया और अपनी बाइक लेने जाने लगा, मगर पंडित जी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया।
उनके मुताबिक उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना था। यश पंडित जी की बात मानकर उनके पीछे ही चल पड़ा। दोनों तेज कदमों से एक पतले से रास्ते पर चले जा रहे थे। वहां से होते हुए वो एक ऐसे इलाके में जा पहुंचे जहां शायद ज्यादा आबादी नहीं थी। ये शहर का बाहरी इलाका था जहां दूर दूर तक बस खाली जमीन पड़ी हुई थी। बीच बीच में एक दो मकान थे, पर वो भी पूरे बने नहीं थे। उस स्याह अंधेरी रात में वहां रोशनी के नाम पर बीच बीच में जलती हुई बस एक दो स्ट्रीट लाइट ही थी। चलते चलते पंडित जी सड़क पर रुक गए और कुछ देखने लगे। वो जैसे कुछ ढूंढ रहे थे। उन्होंने यश के कंधे पर हाथ मारा और एक अधूरे पड़े मकान की तरफ इशारा किया। यश अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर क्या करना चाहते हैं। वो घर रोशनी से थोड़ा दूर था। दोनों बहुत संभल कर आगे बढ़े और उस घर के पास पहुंच गए। वहां अंदर से थोड़ी रोशनी सी आ रही थी। शायद अंदर कोई था। यश सीधा अंदर जाने ही वाला था कि पंडित जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने उसे चुप रहने का इशारा किया। वो बहुत धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़े और दीवार की ओर लेकर झांकने लगे। अंदर एक औरत बैठी हुई थी जिसके सामने हवन की अग्नि जल रही थी। पीछे से देखने पर वो औरत बहुत कमजोर लग रही थी। उसकी पीठ की एक एक हड्डी उसके कपड़ों के ऊपर से नजर आ रही थी। वहां उस अध बने कमरे में हवन की रोशनी में कुछ और भी चीजें दिखाई दे रही थी, जैसे कि एक मरा हुआ कुत्ता जिसका खून सब तरफ फैला हुआ था और एक इंसानी खोपड़ी जिसे उस औरत ने हवन के पास रखा हुआ था। यश बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो सोच रहा था कि इस कुत्ते को क्या इसी औरत ने मारा है, और ये खोपड़ी क्या ये असली है? ये सब सोचते सोचते यश जैसे खो सा गया था। तभी पंडित जी ने उसे जैसे नींद से जगाया। उन्होंने उसे जरा पीछे हटने को कहा। वो दोनों दबे पांव वहां से थोड़ा पीछे आ गए। पंडित जी ने दबी आवाज में यश से कहा, यश, जिसे तुमने अभी देखा उसे कोई बूढ़ी औरत समझने की गलती मत करना। ये माँ डायन है। सुधा के साथ जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदार यही है। मगर सुधा अकेली नहीं है जिसके साथ इसने ऐसा किया है। ये लोगों को मारकर उनकी आत्मा को अपने वश में कर लेती है। इससे इसकी उम्र और शक्तियां दोनों ही बहुत बढ़ जाती हैं। वहां घाट पर मैंने कुछ शक्तियों को बुलाया था, ये पता करने के लिए कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। उन शक्तियों ने ही हमें यहाँ का रास्ता दिखाया है। हमें शक तो पहले ही हुआ था, क्योंकि सुधा के घर में जो बाल मिले थे वो किसी जानवर के नहीं बल्कि इसी के लग रहे थे। मगर हमने सोचा भी नहीं था कि कभी माँ डायन से हमारा सामना होगा। इसे मारने का एक ही तरीका है कि हम या तो इसे जला दें या फिर एक अभिमंत्रित हथियार से इसके दिल पर वार करें। और एक बात, यह इंसान नहीं है और ना ही ये इसका असली रूप है। अगर इसने तुम्हें पकड़ लिया तो शायद हम भी तुम्हें ना बचा पाए। यश सोच रहा था कि अब वो क्या करे। उसने आज से पहले तो किसी को मारा नहीं था। वो तो मांस मछली भी नहीं खाता था, फिर वो किसी को मार कैसे सकता है? पंडित जी उसके मन की बात भांपते हुए बोले, बेटा, हम जानते हैं तुम क्या सोच रहे हो, पर तुम्हें यह काम करना ही होगा सुधा के लिए। उस लड़की के पास ज्यादा समय नहीं है। उन्होंने अपने थैले से एक छोटा सा त्रिशूल निकाला, उसे गंगा जल से पवित्र किया और यश के हाथ में थमा दिया। यश उस त्रिशूल को देख रहा था। वो सोच रहा था कि इतने छोटे से हथियार से क्या होगा। पंडित जी बोले, चिंता मत करो, हमने इसे अभिमंत्रित कर दिया है। अब ये कोई साधारण त्रिशूल नहीं रहा। भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे।
यश ने अपने डर पर काबू पाते हुए उस त्रिशूल को कसकर पकड़ लिया। वो पसीने पसीने हो रहा था, पर शायद अंदर ही अंदर उसे भरोसा था कि पंडित जी उसके साथ हैं। वो दोनों चुपचाप उस घर की तरफ बढ़े। वो वापस उसी दीवार की ओट में बैठे उस डायन पर वार करने को तैयार ही थे कि अंदर झांकने पर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मां डायन वहां नहीं थी। दोनों हैरान थे कि वो कहां गई। अब उसे कहां ढूंढे, कहीं उसे हमारे आने का पता तो नहीं चल गया। ये सोचते हुए दोनों खड़े होकर यहां वहां देखने लगे। पंडित जी बहुत हताश लग रहे थे। वो दोनों अलग होकर आसपास ढूंढने लगे कि शायद उसका कोई सुराग मिल जाए। उन दोनों का उस डायन को ढूंढना ऐसा ही था जैसे कोई हिरन किसी शेर की तलाश कर रहा हो। वो दोनों अलग होकर आसपास देखने लगे कि उसका कोई सुराग तो मिले, मगर हुआ इसका ठीक उल्टा। उन्होंने डायन को नहीं, डायन ने उन्हें ढूंढ लिया था। वो डायन एक पेड़ पर से सीधा पंडित जी के ऊपर कूदी। वो जैसे उनका ही शिकार करने के लिए वहां बैठी थी। उसका ये भयानक रूप देखने की उम्मीद यश को नहीं थी। वो किसी आम इंसान से बहुत ज्यादा लंबी थी और उसका चेहरा कोई ना देखता तो ही अच्छा होता। वो इतनी ताकतवर थी कि उसने पंडित जी को अपने एक ही पैर से दबा रखा था। वो पूरी जान लगाकर भी खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रहे थे। वो डायन नीचे झुकी और एक ही बार में पंडित जी की गर्दन को उनके धड़ से उखाड़ दिया। उसने एक ही पल में उनकी जान ले ली थी। ऐसा करते ही वो जोर से चीखी। उसकी ये चीख अच्छे अच्छे बहादुरों का खून जमा देने के लिए काफी थी। यश को इतना भयानक मंजर देखने की उम्मीद नहीं थी। उसके होश फाख्ता हो गए थे। वो सोच रहा था कि अपनी जान बचाए या सुधा की। अगर वो डायन बच गई तो सुधा मर जाएगी, और अगर वो यहां रुका तो उसकी खुद की जान जाएगी। यश ये सोच ही रहा था कि वो डायन उस पर झपटी, मगर यश ने त्रिशूल उसके सामने कर दिया। वो त्रिशूल सीधा मां डायन के कंधे पर लगा था। उसे एक हल्के से वार से ही वो तड़पने लगी थी। त्रिशूल में कुछ तो अनोखी शक्ति थी, वरना उस छोटे से हथियार से उस डायन का क्या बिगड़ता। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर यश ने त्रिशूल उसके पेट में घोंप दिया। हर तरफ उस डायन की चीखें गूंज रही थी। अब की बार यश ने सीधा उसके सीने पर वार किया, मगर एक बार में त्रिशूल उसके दिल तक नहीं पहुंचा। डायन ने उसे जोर का धक्का दिया जिससे यश उछल कर दूर जा गिरा। मगर अब तक यश समझ चुका था, या तो इस पार या उस पार। उसने खुद को संभाला और उस हैवान की छाती पर जो वार करना शुरू किया तो वो रुका नहीं। 1, 2, 3, 4 यश एक के बाद एक वार करता ही गया, तब तक जब तक कि उसे यकीन नहीं हो गया कि उसने उस डायन का दिल चीर दिया है। यश निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसने मुड़कर उस डायन की तरफ देखा। उसकी लाश से अजीब सा काला सा खून बह रहा था। यश फिर से उठा और उस डायन के भारी भरकम शरीर को किसी तरह घसीटता हुआ अंदर मकान में ले गया। वहां जितनी भी हवन की लकड़ियां पड़ी हुई थीं, वो सब उसने मां डायन की लाश पर डालकर उसे आग लगा दी। यश कोई गलती नहीं करना चाहता था। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो वहां से जाने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पंडित जी का बिना सर का मृत शरीर वहां पड़ा था। उसने भगवान का ध्यान किया और किसी तरह हॉस्पिटल वापस पहुंचा। अब तक सुबह होने वाली थी और सुधा की हालत में भी तेजी से सुधार हो रहा था। डॉक्टर भी हैरान थे कि वो अपने आप कैसे ठीक हो रही थी। यश ने सुधा के मम्मी पापा को पिछली रात हुई एक एक बात बताई।
और ये भी कि कैसे पंडित जी ने अपनी जान देकर भी सुधा को बचा लिया था। सुधा के मम्मी पापा यश और अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को लेकर उसी मकान पर जा पहुंचे जहां पंडित जी की बिना सर की लाश अभी भी पड़ी हुई थी, मगर उस डायन का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। उसकी जली हुई लाश, राख, कुछ तो होना चाहिए था, मगर कुछ नहीं। वो सब पंडित जी को वहां से ले गए और शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया। सबके मन में यश और पंडित जी के लिए अब इज्जत और भी बढ़ गई थी, और साथ ही वो मान भी गए थे कि भूत होते हैं।